ठीक है ना। सबसे पहले हमने देखा वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर व्हाट इज द वैरायटी, फिर हमने देखा वैरायटी ऑफ लाइफ, फिर हमने देखा वैरायटी बनती कैसे है, डिफरेंस मेक द वैरायटी। ठीक है ना, दो चीजों के दरमियान में कोई डिफरेंस होता है तो वैरायटी बनती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास वैरायटी के बाद आ जाता है कि हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। शाबाश बेटा, क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करी है और सिस्टमैटिक पोजीशन बनाई है, जिसके अंदर हमने चीजों को अंडरस्टैंड किया कि स्पीशीज, जेनरा, फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम और फिर किंगडम में उसको हम प्लेस करते हैं। ठीक है जनाब, इस तरीके से सारी कंडीशंस हमारे पास जो है ना सिस्टमैटिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन। फिर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को भी अंडरस्टैंड कर लिया था। देखें ये क्लास सिस्टमैटिक पोजीशन आ गई, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि किसी चीज का भी नाम अगर रखा जाता है तो उसके लिए एक कार्ल लिनियस ने सिस्टम बनाया था जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, कि हर चीज का नाम, हर ऑर्गेनिज्म का नाम दो स्टेप्स पर होता है, एक स्पीशी नेम और जीनस नेम। तो हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया था, नोमेनक्लेचर। ये भी टॉपिक हमारा हो चुका है। इसके बाद हमने अपने टॉपिक को इंक्रीज करते हुए आगे हम आए थे, तो हमने 2 to 5 किंगडम सिस्टम को स्टडी किया था कि किस तरीके से जो है वो किंगडम तरतीब में आए, वजूद में आए। साइंटिस्ट ने किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए सबसे पहले एनिमल और प्लांट, और फिर उसके अंदर से प्रोटोक्टिस्टा, फिर उसके अंदर से मोनेरा, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, और फिर लास्ट में फंजाई को उन्होंने डिस्कवर किया, ड्राइव किया। ठीक है, वो क्लास माशाल्लाह आपको उस पर बेहतरीन होमवर्क भी आप लोगों ने करके दिया, और माशाल्लाह खदीजा ने, दुआ ने, वरीशा ने, और बॉयज के अंदर भी माशाल्लाह मुझे 3 बच्चों ने अपने अपने होमवर्क भेजे हैं, जिसके अंदर माशाल्लाह जमाली साहब कंटिन्यूसली होमवर्क जो है वो भेज रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, जमाली साहब भी भेज रहे हैं। हाँ। और किसने भेजा था बेटा? वकास ने भी भेजा है, गुलाम अकबर ने भी मुझे होमवर्क भेजा है, हमजा डिग्री कॉलेज 11 नंबर से इस बच्चे ने भी भेजा है, मजहर जमाली साहब जिन्होंने पहला भी होमवर्क किया था, दूसरा भी किया था, और फैजान भी एक बच्चा है, उन्होंने भी होमवर्क किया है। बाकी बच्चियों ने भी माशाल्लाह, बच्चियों की जाहिर से वो थोड़ी सी कलरिंग काम करती हैं, अच्छा थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। देखिए हमें भी कलर, मैं क्यों जोर देता हूँ कि कलरिंग की तरफ जाइए या थोड़ा सा चीज को अट्रैक्टिव बनाइए, इसलिए कि अगर आप देखें अभी हम पंजाब कॉलेज की पंजाब सिलेबस की बुक पढ़ रहे हैं, तो वो कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है हमको। वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, साफ सुथरा लिखा हुआ है, पिक्चराइजेशन कर रखी है, कलर दे रखा है, तो हमारा खुद भी दिल लगता है ना किताब देखने को। ठीक है ना। लेकिन अगर वो ऐसा ही हो, सादा सा लिखा हुआ हो, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ हो, तो मालूमात तो उससे ही मिल जाती है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग नहीं होता, आपको अट्रैक्ट नहीं करती बुक। इसलिए ये तमाम चीजों को कहा था। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कलरिंग में खो के और डिजाइनिंग में खो के, आप असल हदफ जो है एजुकेशन हासिल करना, उससे इल्म हासिल करना, वो जो है वो पीछे रह जाए। तो मतलब कलरिंग के मार्क्स नहीं है, मार्क्स तो अंडरस्टैंडिंग के ही है, लेकिन कलरिंग अंडरस्टैंडिंग की तरफ अट्रैक्शन देती है, इसलिए इन चीजों पर जोर दिया जा रहा है। और फिर उससे होता क्या है, जैसे कि ये अभी आपके सामने डायग्राम आ रही है, कितनी इलस्ट्रेटिव है, कलरफुल है, चीजों को अंडरस्टैंड करा रही है। तो मतलब अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज है, और डायग्राम और पिक्चर्स और कलर अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमें सपोर्ट करते हैं। इसलिए अपनी चीजों को बहुत डिटेल में ना लिखें, ब्रीफ लिखें, अट्रैक्टिव लिखें, और ग्राफ्स में और फ्लो चार्ट्स में और जो है टेबुलर फॉर्म में लिखें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कम होता है, समझाया ज्यादा जाता है। आप भी देखें उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको भी पूरा पेज भरा हुआ मिल जाए, इतना लंबा लिखा हुआ ऊपर से नीचे तक, तो आप खुद भी बोर हो जाएंगे उसको। आपके पास कहते हो कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसमें इतना लंबा लिखा हो, तो आप उसको वैसे ही इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसमें कोई डायग्राम दी हुई हो, कुछ तस्वीरें दी हुई हो, तो आप उसको कम से कम पढ़ने के लिए, फिर जब आप पढ़ते हैं आपका इंटरेस्ट बनता है, तो फिर आप उसे पूरा पढ़ते हैं। तो इसलिए ये ग्राफिक्स, कलर्स, चार्ट्स, टेबल्स इसलिए होते हैं ताकि अट्रैक्शन हो और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। इस तरह हमने ये वाला सिस्टम प्रोकैरियोट और सिंगल सेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर, और फिर इसके बाद जो 3 हमारे किंगडम मैन बने, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, इस डायग्राम को भी अंडरस्टैंड कर लिया था। इसके बाद हमारा शुरू हो गया था बड़ा एक्सटेंसिव चैप्टर, जो आजकल का हॉट, बल्कि हॉटेस्ट ओवरऑल द वर्ल्ड चल रहा है, वायरस। और उसमें कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। तो हमने इसी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज बेसिकली द वायरस, कि वायरस किसको कहते हैं। ठीक है ना। तो
इस वायरस पे हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि किस तरीके से वायरस की डिस्कवरी हुई। वो हमने देखा था कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि लेविनोस्की ने 1892 के अंदर डिस्कवर्ड कराया था, और सारी उसके प्रॉपर्टीज भी हमने वायरस की देखी थी। लुइस पास्चर की भी, आपका रॉबर्ट हुक ने भी जो है ना वो यहाँ पर आपको हमने समझाया था किस तरीके से उन्होंने सारे इन चीजों को अंडरस्टैंड करा। ठीक है, तो वायरस के प्रॉपर्टीज पे माशाल्लाह से आप लोगों ने बड़े अच्छे सवाल किए थे। ठीक है कि सर अगर वायरस ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है, फिर ये कोरोना लगता क्यों है, वायरस को खत्म कैसे किया जाता है, जिंदा नहीं है तो वायरस मरेगा कैसे, खत्म कैसे होगा, बॉडी से वायरस निकल कैसे जाता है। ठीक है ना। और वायरस की जो हमने आपको खसूसियत बताई थी कि देखिए ये किसी ने भी नहीं लिखी, माशाल्लाह सबने होमवर्क बनाए, प्रॉपर्टीज लिखी हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसी ने नहीं लिखी कि वायरस स्टे इन अ होस्ट 7 days, 14 days और द 21 days, आफ्टर दैट इट विल बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, वो चला जाता है। ठीक है, और किन किन जरियों से जाता है वो भी हमने आपको बताया था कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, स्वेटिंग का प्रोसेस है। ठीक है, और उस होस्ट में दोबारा क्यों नहीं लगता, क्योंकि उस होस्ट के अंदर उस वायरस के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। जैसे आप सुन रहे हैं इस वक्त के जो कोरोना के पेशेंट सेहतियाब हो गए हैं, उनके प्लाज्मा से इलाज किया जा रहा है, क्योंकि उनके प्लाज्मा में कोरोना के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। तो उनका प्लाज्मा लेके जब पेशेंट को डाला जाएगा या किसी हेल्दी पर्सन को डाल दिया जाएगा, तो ये लिटिल बिट वैक्सीनेशन वाला काम करेगा, बहुत लिटिल बिट वैक्सीनेशन वाला, कि इसका मतलब ये कि वो बंदा काफी हद तक कोरोना के या किसी और स्पेशल वायरस के अगर उसका प्लाज्मा डाल दिया जाए तो उससे बचा जा सकता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने बात करी। अब आ जाती है बात जनाब, देखिए यहाँ पर नीचे 2 लफ्ज लिखे हुए हैं, लैटिन वर्ड है वैका, लेटर द टर्म वैक्सीनेशन। ठीक है ना, वायरस के अगेंस्ट या बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशंस बनाई जाती है, जैसे कि अभी कोरोना की वैक्सीनेशन के ऊपर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लगे। वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, देखिए हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे पास टॉपिक बनता है, हमारी बुक में टॉपिक भी है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, वैसे तो हम ये क्योंकि हम आपको बुक खत्म करवा चुके हैं, लेकिन क्योंकि रिपीटेशन क्लास चल रही है हमारी, तो इसलिए हम इस पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपकी बुक में जो चैप्टर है वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, ये आपको उन्होंने बैक्टीरिया में जाके दिया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये इसी में डिस्कस कर दिया है। ठीक है ना, कई बार समझ लेंगे है क्या। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो सिर्फ वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, हमारी बॉडी में जाने वाले किसी भी एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी के लिए चीज खतरनाक होती है, एंटीबॉडी यानी बॉडी के अगेंस्ट होती है हमारे, उसको रेजिस्ट करती है, उससे रोकती है। रोजाना एक नहीं 1000 डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, हमारे मुंह के अंदर जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के, इसमें इन्फ्लुएंजा का वायरस है और बहुत सारे छोटे मोटे स्किन इन्फेक्शन के वायरसेस हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उनसे रेजिस्ट कर रहा होता है। बेटा तानिया अपना माइक बंद करिए। हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होता है, तो हमारी बॉडी, क्योंकि वो जैसे कोई पैथोजन कहते हैं डिजीज काजिंग एजेंट, जो बीमारी पैदा करते हैं ना, तो जैसे कोरोना भी पैथोजन है, एड्स भी जो अपना HIV है वो भी एक पैथोजन है, बैक्टीरिया वो भी एक पैथोजन है। ठीक है ना, तो जब भी हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट काम करता है, जिसको हम WBC व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी सादे तौर पे याद करते हैं, जो हमारे ब्लड के साथ ही होता है। RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, यही इम्यून सिस्टम का काम करता है। लेकिन कभी कभार हमारी बॉडी बीमार हो जाती है। क्यों बीमार हो जाती है? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बेचारा कमजोर हो जाता है और आने वाला वायरस, बैक्टीरिया, जो भी पैथोजन होता है वो हमारी बॉडी पे हावी होता है। इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए 2-3 दिन के लिए नजला, बुखार, खांसी, जुकाम, डायरिया, फ्लैचुलेंस, पेट का दर्द, स्किन इन्फेक्शन या इरिटेशन और एलर्जी, ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम मुस्तकिल उसके अगेंस्ट काम करता रहता है, छोड़ता नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इम्यून सिस्टम काम करता है तो उस खास पैथोजन के अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस कायम कर लेता है। जब वो रेजिस्टेंस कायम कर लेता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बॉडी से रिमूव करता है और बॉडी दोबारा से हेल्दी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इम्यून सिस्टम का काम। तानिया बेटा अपना माइक बंद कीजिए। सर इम्यून सिस्टम कमजोर कैसे हो जाता है?
हाँ वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन किया। इम्यून सिस्टम जो हमारे पास बॉडी के अंदर, सवाल कर लिया करना था कि मुझे ये पता लगे कि आप लोग सुन भी रहे हैं। इम्यून सिस्टम बेसिकली देखिए, ईच एंड एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज डिपेंड ऑन आवर डाइट, हमारी डाइट पे डिपेंड करता है। देखिए डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट बार बार कहते हैं यू हैव टू टेक द बैलेंस डाइट, यू हैव टू टेक द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब उसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स इन एन एडिक्वेट क्वांटिटी जिसके अंदर एक बॉडी को नीड होती है। मैं आपको अक्सर क्लास में बताता रहता हूँ, हमारे यहाँ होता क्या है, सुबह का नाश्ता अभी खत्म नहीं होता, कॉलेज का ब्रेक हो जाता है, फिर हम ब्रेक में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, फिर वो ब्रेक खत्म का अभी खाया हुआ खत्म नहीं होता, घर जाके फिर दोबारा से सालन रोटी खाना खा लेते हैं, अभी वो खत्म नहीं हुआ होता तो हम शाम में सफर कोई समोसा कोई चाय कोई नींबू या बिस्किट बिस्किट ले लेते हैं, वो भी नहीं उतर रहा होता गले से, कोई आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर हमारा कोई हमारी भी वो चीज खाई हुई चीज स्टोर अभी भी इस्तेमाल नहीं होती है, हम रात का खाना खा लेते हैं, ठीक है ना, खाना खा के फौरन सो जाते हैं। तो हम चीजों का इस्तेमाल कम करते हैं और ओबेसिटी। देखिए किस बैलेंस डाइट मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को उतनी ही खुराक दें जितनी नीड है और जिस जिस चीज की नीड है वो दें। हमारी बैड डाइट हैबिट ही हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। अभी देखिए आपको कहा जा रहा है खजूर का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सिट्रस एसिड लेमन है इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना, साफ सुथरी फ्रेश हेल्दी फूड खाएं, बाजार की बनी हुई ना खाएं। क्यों? इन तमाम चीजों से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर ये चीजें नहीं करेंगे इम्यून सिस्टम आपका लूज पड़ना शुरू हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी आपके कमजोर हो जाएंगे, तो पैथोजन इजीली आपको इन्फेक्ट कर देता है और हम जब इन्फेक्ट होता है। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए एक चीज है वैक्सीनेशन, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, यानी कि इम्यून सिस्टम के पास तमाम वायरस बैक्टीरिया पैथोजन से लड़ने की सलाहियत है। लेकिन जैसे कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान आर्मी को हम स्ट्रांग कैसे करते हैं, आर्म देके, हथियार देके। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास वो सारे हथियार है जिससे वो अपना दिफा कर सकती है। लेकिन किसी मुल्क से, ऐसे मुल्क से लड़ाई हो रही है कि जिसके पास खास किस्म का ऐसा मिसाइल है जिसका तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है, ठीक है ना, तो और उसकी जो अभी रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तानी फोर्स के पास नहीं है। तो स्पेशली उस फोर्स के लिए कोई टेक्निक बनाना, उस प्रॉब्लम के लिए, उस मिसाइल के अगेंस्ट। हमजा बेटा माइक बंद कीजिए हमजा। जब उस फोर्स के अगेंस्ट कोई उस मिसाइल के अगेंस्ट कोई स्पेशल चीज बना के उस आर्मी को देंगे तो वैक्सीनेशन कहलाएगा। और वो कब देनी है? मिसाइल के आने से पहले। अगर मिसाइल लगने के बाद तो फिर उस वैक्सीनेशन का कोई फायदा, उस प्रोटेक्शन को फायदा नहीं, क्योंकि वो तबाही तो कर चुका होगा। इसलिए वैक्सीनेशन किसे कहते हैं हम, कि किसी बंदे, जैसे भी सब जगह प्रॉब्लम चल रही है, अगर इंशाल्लाह अल्लाह करे जल्दी अगर कोरोना की वैक्सीनेशन बन जाती है तो दुनिया का हर बंदा वैक्सीनेशन लगाएगा। क्यों? क्योंकि ताकि उसके बॉडी में वो वैक्सीनेशन चली जाए, और वो वैक्सीनेशन किसके अगेंस्ट काम करेगी? कोरोना के अगेंस्ट। यानी कोरोना वायरस जैसी बॉडी में जाएगा वो वैक्सीनेशन उस कोरोना को इंगल्फ कर जाएगी, खा जाएगी, उसको काम करने नहीं देगी। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी कोरोना का पेशेंट हो गया है, हेपेटाइटिस का पेशेंट हो गया है, ठीक है, नमूनिया का पेशेंट हो गया है वो, तो उसको अगर उस चीज की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पैथोजन अपना काम कर चुका है। इसलिए वैक्सीनेशन बिफोर इन्फेक्शन दी जाती है, बिफोर डिजीज दी जाती है, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट किसे कहते हैं? सर ये कोरोना, जी बेटा। सर ये कोरोना दोबारा इंसान को लग सकता है? हाँ, ये हम बात बनाने जा रहे हैं। देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि चिकन पॉक्स या मीजल्स या मम्स दुनिया में जिंदगी में बच्चों को एक दफा होते हैं बंदे को, उसके बाद दोबारा नहीं होते। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है कि जो एक दफा होती है वो दोबारा नहीं होती इंसान। उसकी वजह क्या होती है कि कुछ बीमारी, कुछ पैथोजेंस की इस तरीके से केमिकल बॉडीज बनी होती हैं कि उनकी रेजिस्टेंस बॉडी में क्रिएट हो जाती है। जैसे कि कोरोना का प्लाज्मा, जिस पेशेंट को कोरोना हुआ था उसका प्लाज्मा से अब इलाज कराए जा रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि उस पेशेंट को दोबारा कोरोना ना हो। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वो रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। मुमकिन है क्योंकि अभी ये नया वायरस है, इसके बारे में स्टडीज चल रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए हैं, तो कोई कुछ भी फाइनलाइज बात करना, जब तक इस पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, इसके ऊपर थ्योरीज नहीं बनेंगी, लॉज नहीं बनेंगे, वो एक्सपेरिमेंट के बाद होते हैं सारे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाय चांस बहुत ज्यादा खुशाइन बात ये होती है
कि जीन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है किसी भी खास पैथोजन के अगेंस्ट, तो वो पैथोजन दोबारा अगर आता है तो वो उसी बॉडी पे जिस पे पहले हो चुका है उसको असरअंदाज नहीं होता। अल्लाह करे कोरोना भी ऐसा ही हो कि इसकी जो बंदा एक दफा पेशेंट हो जाए वो दोबारा इसका पेशेंट ना बने, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिफरेंस किया कि व्हाट इज द इम्यून सिस्टम, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। वैक्सीन के जरिए हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिस तरह हथियारियों के जरिए आर्म्स के जरिए हथियार के जरिए हम आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस तरह किसी वैक्सीनेशन के जरिए हम इम्यून सिस्टम जो WBC का सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, किसी खास दुश्मन के खास वार के अगेंस्ट, किसी खास पैथोजन के अगेंस्ट। अदरवाइज इम्यून सिस्टम सबके अगेंस्ट काम कर रहा होता है। ठीक है, और ये वर्ड भी जो लुइस पास्चर ने इस्तेमाल, बहुत बड़ा नाम है साइंस की दुनिया में लुइस पास्चर, इन्होंने ही वैक्सीनेशन का वर्ड इस्तेमाल किया था। वैक्सीनेशन लफ्ज निकला है वैका से, वैका मतलब प्रोफाइलैक्टिक, प्रोफाइलैक्टिक मतलब हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, मतलब पहले से एहतियाती तदबीर करना, यानी एपिडेमिक। याद सुनिए, एपिडेमिक किसे कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं वबाई मर्ज, EPIDEMIC, एपिडेमिक। एपिडेमिक कहते हैं वबाई मर्ज, एक साथ पूरे इलाके को होना शुरू हो गया, बहुत पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, जिस तरह अब कोरोना वबाई मर्ज बना हुआ है। ठीक है, तो इस एपिडेमिक के अंदर सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है इसे क्वारंटाइन करता है। ये हम ऑलरेडी आपको अपनी क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। अगर आप बैक्टीरिया के चैप्टर खोल लें सारे, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ आपका 109 पर आ जाए जरा, पेज नंबर अपनी इंटर की बुक, फर्स्ट ईयर की बुक, सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड की 109 पर देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया। बस जो कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया है वही कंट्रोल ऑफ द वायरस भी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वायरस भी कॉन्टेजियस है, कॉन्टेजियस मतलब कॉन्टैक्ट से फैलती है, बैक्टीरिया भी कॉन्टैक्ट से फैलता है। यानी अगर एक बंदे को नमूनिया है या स्किन इन्फेक्शन है या एक बंदे को हेपेटाइटिस है फॉर एग्जाम्पल, तो हेपेटाइटिस वाले की तमाम चीजें अलग कर दी जाती हैं, उसका तौलिया, उसके बर्तन, उसके खाने पीने का सामान, वो सब कुछ अलग कर दिया जाता है। क्यों? ताकि वो प्रॉब्लम उसी तक महदूद रहे, किसी और को जब पहुंचेगी जब उससे वो कांटेक्ट में रहेगा। इसलिए कहते हैं कि दूसरे की प्लेट में साथ खाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपका भाई है, बहन है, दोस्त है, क्लियर है आपके सामने, वो मियाँ बीवी हैं आपस में, उनको दे नो ईच अदर, वी आर बोथ आर द क्लियर फ्रॉम ईच एंड एवरी इंफेक्शन, तो वो साथ बैठ के खाएं, वो फिर मोहब्बत की निशानी है। लेकिन इफ यू डोंट नो अबाउट द एनी पर्सन, इवन इट ही इज योर फ्रेंड, शी इज योर फ्रेंड, नहीं पता आपको, तो एहतियात बेहतरीन है। इस्लाम भी ये कहता है कि अगर आपको नहीं मालूम तो एहतियात से काम लें। ठीक है, अक्सर शादियों के अंदर ये होता है कि खाना जो बचा हुआ होता है वो दूसरे लोग ले जाते हैं। अब नहीं पता हमको कि किस पेशेंट ने वो खाना छोड़ा है, ठीक है ना, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप रिस्क जाया करें। आप अपना उतना निकालें जितना खाएं, तो खाएं, बचेगा ही नहीं। इसलिए इस्लाम को या दीन के पहलुओं को हर लम्हा मलूज़े खातिर रखें, क्योंकि उससे अच्छा रूल हमारे पास हेल्दी लाइफ का और बेटर लाइफ का है ही नहीं। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारे पास वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। फिर हम कहते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कब होता है? जब बंदा बीमार हो जाता है। अब वैक्सीनेशन लगाने की कोई फायदा नहीं है, अब उसे ट्रीटमेंट करनी है। वायरस क्या करता है बॉडी में जाके, आप में से अगर मुझे कोई बताए, जवाब दे मुझको कि वायरस, हम बताते हैं कि नॉन सेलुलर है, सेल ही नहीं है उसके पास, लिविंग थिंग्स की भी उसके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और वो सांस भी नहीं लेता, जाहिर सी बात है जब सेलुलर नहीं तो रेस्पिरेशन भी नहीं करता, उसे खाने पीने की ख्वाहिश भी नहीं है, न्यूट्रिशन की। तो वो वायरस किसी भी बॉडी के अंदर क्यों जाता है? क्या वजह है उसको किसी और बॉडी में जाने की? अपनी कॉपीज बनाने के लिए, सर वो ताकि वहाँ पे रिप्रोडक्शन करे, रिप्रोडक्शन के लिए। गुलाम शर्मा साहब और खदीजा बच्चों और बस जिसे जवाब दिया परेशान सबने, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों ने जो हमने पहले पढ़ाया है या आपने खुद से पढ़ा है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले बताया था कि वायरस के पास अपनी मेकिंग, अपनी बॉडी बनाने की मशीनरी नहीं है, लेकिन जीन है, जीन के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए वो होस्ट को पकड़ता है। ये होस्ट के पास जाए। देखिए ये नाम आ गया आपके पास इस बुक के अंदर। In 1892, Ivanovsky discovered that the agent which caused the tobacco mosaic disease was the filterable or non-filterable। अच्छा, ये filterable non-filterable वायरस क्या होता है समझिएगा जरा। जब फर्स्ट टाइम वायरस डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है, जो हमारे पास 1892 की फिगर है या इससे पहले 1822 की फिगर भी आ रही है,
तो ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि भाई बैक्टीरिया के अलावा भी कोई ऐसा पैथोजन है जो लिविंग थिंग्स को बीमार करता है, और वो जानवरों, पौधों या इंसान हो। जब हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो सारी चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो पता लगा जनाब ये भी बीमार करता है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं जो पैथोलॉजी थे, पैथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो बीमारियों की स्टडी करता है, जो रीजन तलाश करते हैं कि किस किस तरीके से बीमारी होती है, तो उनके पास सबसे बड़ा पैथोजन बैक्टीरिया था। लेकिन जैसे ही लुईस पास्चर के, एवेनॉस्के के, इन रॉबर्ट हुक के इन कामों के बाद पता लगा जनाब बैक्टीरिया, वायरस जैसी भी कोई चीज है, तो उन तमाम साइंटिस्ट की डायरेक्शंस दूसरी तरफ भी चली गई कि नहीं जनाब बैक्टीरिया के अलावा भी कोई चीज है और बड़ी खतरनाक है। तो जब उन्होंने वायरस में काम किया जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एवेनॉस्के ने बताई थी कि नॉन सेलुलर है, होस्ट के अंदर एक्टिव होता है, सिर्फ डीएनए ऐसी चीज रखता है, न्यूक्लिक एसिड, जिससे ये कॉपी बना सकता है, और पैथोजेनिक है और पॉइजनस है, ये जो हम आपने माशाल्लाह कैरेक्टरिस्टिक्स लिख भी ली। तो फिर तमाम साइंटिस्ट ने जब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जांच पड़ताल करना शुरू करी, अपने इन्फेक्टेड प्लांट्स की, पेशेंट्स की, ऑर्गेनिजम्स की, तो फिर जनाब इस एक लंबी लिस्ट निकल के आ गई कि जनाब ये कैरेक्टर रखने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी शक्ल सूरत की चीजें हैं, लेकिन नाम सबका वायरस ही होगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, सब के सब नॉन सेलुलर है, सबके सब न्यूक्लिक एसिड रखते हैं, सबके सब होस्ट के अंदर एक्टिव नजर आ रहे हैं, सब जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते अपनी बॉडी के अंदर। इन सबको कोई दूसरी बॉडी चाहिए अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए। देखें इसके अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक ही बन रहा है आपके पास, टोबैको मोज़ेक वायरस। और देखिए अब हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं जी। अच्छा यहाँ पर एक तस्वीर आपके पास ब्लैंक आ रही है ना, मैं आपको उसको वेबसाइट पे दिखाता हूँ क्योंकि एनिमेशन पीडीएफ में नहीं आती, तो वहां वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक वायरस, यानी अभी हम पढ़ेंगे लाइटिक साइकिल। कौन सी साइकिल, नाम बताएं जरा। लाइटिक साइकिल। क्या होती है लाइटिक साइकिल बेटा? लाइटिक साइकिल, लाइटिक साइकिल। हाँ, लाइटिक साइकिल क्या होती है बेटा कि वायरस, जो हम बैक्टीरिया भेज आपने वायरस बनाया मिसाइल टाइप को जो बना हुआ है ना, ठीक है ना, इस ये क्या करता है, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया को पकड़ता है, इसलिए इसका नाम बैक्टीरियोफेज, PHAGE, फेज मतलब टू ईट, खाना, फेज मतलब खाने को कहते हैं। बजाय ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया वायरस को खा गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वायरस अपना जीनोम फोर्सली इंसर्ट करता है किसके अंदर, बैक्टीरिया, और फोर्सली इंसर्ट करने के बाद बैक्टीरिया के अंदर जब वायरस का जीनोम यानी कि न्यूक्लिक एसिड जाता है, वायरस पे कंट्रोल हासिल करता है, ठीक है। वायरस पे कंट्रोल हासिल करने के बाद बैक्टीरिया पे कंट्रोल हासिल करता है और बैक्टीरिया को कुछ भी करने नहीं देता। बैक्टीरिया का प्लाज्मा इस्तेमाल करेगा, बैक्टीरिया का सारा सेल सैप इस्तेमाल करेगा, बैक्टीरिया के प्रोटीन इस्तेमाल करेगा, बैक्टीरिया के, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल है तो राइबोसोम इस्तेमाल करेगा, यानी कि सारा काम किसका, सारी न्यूट्रिशन किसके इस्तेमाल करेगा, बैक्टीरिया की। और काम क्या करेगा, अपने बॉडी पार्ट्स बनाएगा। क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं इसके भाई, हेड, टेल एंड टेल फाइबर्स, तीन बड़े बॉडी पार्ट्स हैं, हेड, टेल और टेल फाइबर्स। ये तीनों पार्ट्स अलग अलग बनाएगा और फिर इन तीनों पार्ट्स की यानी कि पहले मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर असेंबली करेगा, उनको आपस में जोड़ेगा और पूरा बेबी बनाएगा, फेज जिसे कहते हैं हम, फेज आल्सो नोन एज द बेबी ऑफ द वायरस, फेज, PHAGE। फेज मतलब टू ईट भी होता है, खाना भी होता है, और PHAGE फेज मतलब द बेबी ऑफ द वायरस, वो फेज बनाएगा। और जब वो सारे फेजेस बना चुकेगा किसके अंदर, बैक्टीरिया की बॉडी में, तो बैक्टीरिया टोटली इनएक्टिव तो पहले हो चुका था और टोटली इंटरनली डेड हो चुका था। अब क्या करेगा, बैक्टीरिया की दीवार को, वाल को फाड़ेगा, लाइसिस मतलब लाइटिक मतलब टू डेथ, ठीक है ना, और लाइसिस मतलब टू ब्रेक डाउन। तो वायरस ये क्या करेगा, वायरस जो इंटरनली बहुत सारे बेबीज बन चुके हैं, ये एक लाइसोजाइम एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और ये एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को फाड़ देगा और जितने बच्चे बेबीज बने हैं, 200 बेबीज बनते हैं, कितने, 200 बेबीज विद इन वन लाइटिक साइकिल। और ये 200 के 200 बेबीज जो वायरस के बनते हैं नए बैक्टीरिया के अंदर, फेजेस जो बनते हैं वायरस के, दे आर ऑल वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब ये सब इन्फेक्शन करते हैं, यानी कि निकल के नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे।
पकड़ेंगे और अपनी बेबीज बॉर्न करेंगे। तो पता ये लगा कि वायरस ने बैक्टीरिया में जाके करा क्या, अपनी बॉडी की प्रोडक्शन करी बस, जैसे आप सबने जवाब दिया माशाल्लाह से कि वो रिप्रोडक्शन करता है। तो मैं देखें ये डायग्राम, ठीक है, अब इसको गौर से देखें, ये येलो वाला बैक्टीरिया है, ऊपर वायरस है, वायरस बैठा और अपने टैल के जरिए से, और जो इसका होलो स्पाइक होता है अंदर टैल के अंदर, उसने यहाँ से जीन इंसर्ट की करी, ये रेड वाली होस्ट डीएनए, उसने अपने अंदर सारा काम किया, बैक्टीरिया को कंट्रोल किया, हेड टैल और टेल फाइबर्स बनाए और सारे फेजेस बनाए, सेल की बैक्टीरिया की वाल को फाड़ा और बाहर निकल गया। लेकिन नीचे लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है एडॉप्शन डॉकिंग, मतलब उसका आना और अटैक करना, ठीक है, पहला स्टेप बैक्टीरिया, वायरस का बैक्टीरिया पे अटैक करना और जीन इंसर्ट करना। एंट्री ऑफ द पेनिट्रेशन डीएनए, पेनिट्रेशन किया, सिंथेसिस ऑफ द वायरस एंजाइम्स, ठीक है, सिंथेसिस होगा, फिर असेंबली, उन सबको जोड़ रहा है फ्रॉम द कंपोनेंट्स, फिर सेल लाइसिस लिखा हुआ है, यानी कि सेल को ब्रेक डाउन कर दिया। ऐसे ही उसने सेल को ब्रेक डाउन किया, सारे के सारे फेजेस बॉडी से बाहर चले गए। सर बेटा जी, सर ये प्लाज्मिड जो इस बैक्टीरिया के अंदर होता है उसे यूज करता है वायरस? प्लाज्मिड देखिए बैक्टीरिया की जीन है, बैक्टीरिया की जीन वायरस के लिए किसी काम की नहीं है, जरूर थोड़ी उसके बॉडी की सारी चीजें इस्तेमाल करे, वो अपने काम की चीज इस्तेमाल करता है जिसके अंदर से उसको न्यूट्रिशन मिल जाए थोड़ी बहुत, ठीक है, जिसमें काम को अपना थोड़ा बहुत, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चीजें इस्तेमाल करे, लेकिन कुछ अगर खास चीजें भी इस्तेमाल कर लेता है, बैक्टीरिया पे कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके लाइसिस के जरिए, लाइसोजाइम एंजाइम के जरिए सेल वॉल को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है और सारे वायरसेस इस तरह बॉडी से बाहर चले जाते हैं। फिर ये वायरस दोबारा से किसी और बैक्टीरिया पे सेम इसी तरह, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इस डायग्राम में अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछे, हमारे पास अभी 7-8 मिनट है। जिसको भी अगर कोई सवाल करना है, कंफ्यूजन है, तो वो इस डायग्राम को देख ले। अभी इसमें लाइटिक साइकिल हमने स्टडी करी। लाइटिक साइकिल आपकी जो इंटर की फर्स्ट ईयर की बुक है उसके पेज नंबर 90 पर है, पेज नंबर 90 पर है लाइटिक साइकिल जो है आपके, वहां से भी आप बेहतरीन तरीके से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और ये समझ, अच्छा एक बात है, समझदारी बात सुनिएगा जरा, यानी कॉन्सेप्ट वाली बात समझिएगा। वायरस किसी भी बॉडी में जाके यही काम करता है जैसा उसने बैक्टीरिया में जाके किया, यानी वायरस के साइकिल चलाने का, यानी कि अपनी रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस यही है, चाहे इंसान में चलाए, चाहे जानवर में चलाए, चाहे पौधे में चलाए, चाहे बैक्टीरियोफेज वायरस हो, चाहे डबल स्टैंडर्ड वायरस हो, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस हो, या कोई और सा वायरस हो, समझा नहीं बात, कुछ भी वायरस हो, तो उसका, यानी कि अभी कोरोना अगर हमारी बॉडी में जा रहा है, किसी इंसान की बॉडी में नाक के जरिए जा रहा है, लंग्स में जाता है, तो लंग्स में जाके पता ही करता क्या है कि जो हमारे लंग्स के जो सेल्स हैं, ठीक है ना, एल्वुलाइज भी है और बहुत सारे पूरे लंग्स के जो हमारे टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज के सेल्स के अंदर जाके बैठता है, वहां की बॉडी यानी कि सारा इस तरह इसी तरीके से बिल्कुल सारी बॉडी के पार्ट्स इस्तेमाल करता है, फिर उस सेल को फाड़ के अपने बेबीज बाहर निकालता है, फिर वो बेबीज जब बाहर निकलते हैं तो फिर वो नए सेल्स को पकड़ते हैं, इस तरह लंग्स के अंदर वो एल्वुलाइज और टिश्यूज हमारे फटना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो गिरना शुरू हो जाता है। जाहिर है कि जब हमारे लंग्स के, बेटा ये मोहम्मद जुबैर अपना कैमरा बंद करें, अभी एडिट हुआ हमारे साथ, ठीक है ना, तो ये लंग्स जो फिर ऐसा होता क्या है, जब लंग्स के टिश्यूज डैमेज होना शुरू होंगे, तो जो आपकी नाक से हवा जाती है, जो आपकी नाक से हवा जाती है, उसमें वो पहले लंग्स के है ना, ट्रैकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के एंड में एल्वुलाइज लगी होती है। जब ये सारे रास्ते के टिश्यूज डैमेज होंगे तो सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन का रास्ता है वो रुकेगा, तो हमें सांस खींचने में दुश्वारी होगी। जब हमें सांस खींचने में दुश्वारी होगी तो हमें चेस्ट कैविटी में पेन, दर्द महसूस होगा, क्योंकि हम खींच के सांस ले रहे होंगे तो हमारे सीने के अंदर दर्द होना शुरू होगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, RTI जिसे कहते हैं, रुक लिख लीजिएगा अपने पास, RTI,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ शुरू होता है? हमारी नाक से शुरू होता है, ऐसे विंड पाइप से होता हुआ हमारे दोनों लंग्स के अंदर उसकी वहां तक होता है। जब ये अच्छा, ये अपर रेस्पिरेटरी है, नाक जो है वो नाक से गले तक अपर रेस्पिरेटरी है और लंग्स जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी है। तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, जैसे नजले का वायरस है इन्फ्लुएंजा, वो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, नाक में नजला आना शुरू होता है, नाक बहनी शुरू हो जाती है, स्नीजिंग छींकें आना शुरू हो जाती है, एलर्जी होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए मना किया गया है कि अगर वायरस हमारे नाक में होगा, कान में, अपने गले में होगा और हम छींकेंगे तो वो लिक्विड के जरिए बाहर आएगा और दूसरों को इन्फेक्ट करेगा। इसलिए छींकने पर और उसके लिए मास्क लगाए गए ताकि जो भी मैक्सिमम इन्फेक्टेड मटेरियल है वो ज्यादा दूर तक न जाए, लिमिटेड रहे, ताकि दूसरे लोग उससे बच सके। एहतियात आपको जब समझ में आएगी तो करने में मजा भी आएगा, दूसरों को बताने में भी पता लगेगा आपको कि हमें ये बातें क्यों करवाई जा रही है, ठीक है जनाब। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो लंग्स के, वो कहाँ से जा रहा है? विंड पाइप से होता होता, विंड पाइप में वो कुछ नहीं करता क्योंकि विंड पाइप के अंदर से गुजरगा है, सिर्फ एसोफेगस है। वो गुजरने के बाद वो लंग्स में जब जाके बैठेगा तो लंग्स के अंदर उसको जबरदस्त एनवायरनमेंट मिलता है, किसका? प्रोपोगेट करने का। प्रोपोगेट मतलब अपनी अफजाइश नस्ल करने का, रिप्रोडक्शन करने का। तो उसे बेहतरीन सेल मिलते हैं, वहां पर जाके हर सेल के अंदर वो स्टे करता है। बिल्कुल ये स्क्रीन आपके सामने जो चल रही है, अपना जीनोम इंसर्ट करता है, उस जीनोम से उसके अंदर से फेजेस बनना शुरू होते हैं, उसकी बॉडी के पार्ट्स बनना शुरू होते हैं। उस सेल, जब बॉडी के पार्ट बन जाते हैं तो उस सेल को फाड़ के अपने 200-250 जितने भी बेबीज होते हैं वो बाहर निकालता है। फिर वो 200-250 बेबीज नए 200-250 सेल को पकड़ते हैं। इस तरह लंग्स के टिश्यूज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हवा का रास्ता रुकता है। फिर हमें जब भी हमें वेंटिलेटर के इतना ज्यादा शोर क्यों मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि वेंटिलेटर मसनूई सांस को कहते हैं, ठीक है ना। मोस्टली कार्डिक पेशेंट को दी जाता है जब बाईपास का पेशेंट बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पर होता है, या कोई और पेशेंट, या जिसको अभी भी बाईपास करके बाहर निकाला होता है, तो उसको जो है ना आईसीयू और वेंटिलेटर्स पर रखते हैं 2 दिन तक, ताकि जब तक उसका इंटरनल सिस्टम सेट हो, सांस लेने के काबिल हो, तब तक उसको मसनूई सांस पे रखा जाए। तो वेंटिलेटर मतलब मसनूई सांस। अब वेंटिलेटर काम क्या करता है कि मसनूई सांस उसको मिलता रहता है, और जब वायरस के रहने का जो दिन है 7 से 14 दिन, उतने टाइम उस पेशेंट को गुजारना है। अगर वो टाइम पेशेंट गुजार लेता है, उसकी परेशानी, उसका दर्द, उसका तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, तो ठीक है, 12-14 दिन बाद चला जाएगा, वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी वो तकलीफें और परेशानी व दर्द और सांस का बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो वो क्या कहलाएगा जनाब? इस वायरस की वजह से इसकी डेथ हो गई है। जबकि वायरस बॉडी में डेथ नहीं करता किसी की भी, लेकिन उसके साइन एंड सिम्टम इतने सीवियर होते हैं, इफेक्ट सीवियर होते हैं कि पेशेंट उस दूसरी बीमारियों की वजह से जो है ना, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो दुनिया से गुजर जाता है। इसलिए आप देखें सर, बहुत से लोग सेहतियाब भी हो रहे हैं लेकिन बहुत से मर भी रहे हैं। जी बेटा। सर जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया हैं वो कुछ क्यों नहीं करते, यानी उनको भी डैमेज कर रहा है वायरस? देखिए वायरस देखिए हर चीज का एक टारगेट पैथोजन होता है, टारगेट होस्ट होता है। वायरस का टारगेट क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाए और अपनी प्रोपोगेशन करे, और अपनी प्रोपोगेशन करे। जब वो प्रोपोगेशन करेगा तो उसको किसी और चीज को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, मतलब ये कि वायरस आपको अगर अपनी मतलब की चीज पहली दुकान से मिल जाती है तो व्हाई यू गो टू द अनदर शॉप। तो जब बैक्टीरिया वायरस को अपना काम अपने टारगेटेड सेल में मिल गया तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि वो अपने काम से गया, अपना काम। जी बेटा जी। बैक्टीरिया तो वायरस को करेगा ना डिस्टर्ब? देखिए हर बैक्टीरिया हर वायरस को नहीं खाएगा। अभी फाइंडिंग यही चल रही है कि कोई ऐसा वायरस, ऐसा बैक्टीरिया मिल जाए जो किसको एंगल्फ करता हो? कोरोना को एंगल्फ करता हो। भाई देखिए, बिल्ली हर जानवर को थोड़ी खाती है, अपने टारगेटेड होस्ट को खाती है। चीता या शेर टारगेटेड होस्ट को खाता है। हम हर चीज थोड़ी खाते हैं, अपने टारगेटेड चीज को खाता है। तो अभी सबसे बड़ी तलाश इस बात की चल रही है कि कोरोना को एंगल्फ करने वाली चीज कौन सी है। कोई दूसरा वायरस है? अब तो वायरस नहीं, कोई दूसरा बैक्टीरिया है, या कोई दूसरा ऐसी एंटीबॉडी है जो कोरोना को एंगल्फ कर जाए, ठीक है ना, जो इसकी दुश्मन हो। तो ये किसी चीज देखें, हमें एंटीबायोटिक बनाती है, बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक बनती भी बैक्टीरिया से ही है, ठीक है ना। वायरस तो टोटली नुकसानदेह है, लेकिन बैक्टीरिया हमारे पास फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है, दोनों कंडीशन में पाएंगे।
मेरे ख्याल से खदीजा बेटा कुछ कहना चाह रही है। जी सर, हम ये कह रहे थे कि सर जितने भी वायरस होते हैं तो वो एक ड्यूरेशन में 200 बेबी से बॉर्न करते हैं, मतलब जितने भी वायरस होते हैं अलग अलग किस्म के। एक दिन नहीं करते, 7 से 21 दिन का रिस्पॉन्स है। देखिए आपको नजला होता है, नजले के 200 किस्म के वायरसेस हैं, 200 आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब आपको कभी नजला 1-1.5 घंटे का होता है, कभी सो के उठने के बाद 20 मिनट का होता है, कभी 3 दिन तक चलता है, कभी 5 दिन तक चलता है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा था महीने तक, ठीक है ना। इसी तरीके से महीने तक क्यों होता है, जाता है फिर दोबारा आ जाता है, फिर जाता है फिर दोबारा आ जाता है, उसकी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रही होती। इस तरह 7 से 21 दिन का ड्यूरेशन रखा गया है कि कुछ इससे पहले भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन, 21 दिन के बाद अभी तक की जो स्टडीज बता रही हैं कोई भी वायरस 21 दिन से ज्यादा स्टे बॉडी में नहीं करता, ठीक है ना। हमारा सेशन तकरीबन एंड हो गया है, बहुत सवाल कर लीजिएगा। आपका जो होमवर्क है वो लाइटिक साइकिल है जो भी हमने पढ़ा, यानी कि रिप्रोडक्शन ऑफ द वायरस और लाइटिक साइकिल में इंशाल्लाह रिटर्न में भी आपको, ठीक है। इस डायग्राम से भी हेल्प लीजिएगा। अरे बेटा आवाज नहीं आई सर। बहुत से लोग 12 महीने नज़ला वगैरह लेता है। हमने बेटा आपकी माइक में प्रॉब्लम है, जब भी आप बात करते हैं बड़ी अजीब सी आवाज आती है और आ ही नहीं रही अभी तो। सर मैं कह रहा हूँ बहुत से लोगों को नज़ला 12 महीने तक